जी, मैं ट्रांज़िशन अपना करा रहा हूँ और ट्रांज़िशन में हूँ। ये पूरा ट्रांज़िशन ही परेशानियों से भरा रहा है। उससे पहले की भी ज़िंदगी परेशानी में ही थी और ट्रांज़िशन के बाद कुछ कम नहीं हुआ है, कुछ दूसरी तरह की परेशानियाँ आ गई हैं। मुझे लगता है उससे उसको समझना उससे भी ज़्यादा मुश्किल चाहे मेरे परिवार, मेरे दोस्तों और मेरे उस वातावरण के लिए है जो बिल्कुल भी सेक्स एजुकेशन और जेंडर एजुकेशन से बिल्कुल वंचित है। 3 से 4 साल की उम्र के अंदर किसी भी व्यक्ति का जेंडर उसके दिमाग में बहुत क्लियर रहता है। 1 घंटे के एक सेशन ने या 1 घंटे की एक एजुकेशन ने मेरे उन 20-22 साल के क्वेश्चन्स का जवाब मुझे दे दिया और उसके बाद मैंने अपना जो हम कहते हैं कमिंग आउट या अपने परिवार को बताना वो सब मैंने किया। बात आई पेरेंट्स की जब वहाँ पर तो वो एक्सेप्टेंस बड़ा मुश्किल था क्योंकि एक पीढ़ी का फ़र्क है, एक एजुकेशन का फ़र्क है। मैंने हिम्मत अपने लिए ट्रांज़िशन चेंज करा के हिम्मत नहीं दिखाई है। हिम्मत मेरी थी कि मैं अगर ऐसे ही रहता, वहाँ मेरी हिम्मत चाहिए थी और मुझ पे शायद इतनी हिम्मत नहीं थी। खुद अपने शरीर के साथ होना और उसे महसूस करना, जिस सेक्स के साथ आप पैदा हुए हो, वही सेक्स आपका है, वो साइकोलॉजिकली, उसके साथ जीना, कितना आसान होता है और अ, कितना खुशी देता होगा। और दोस्तों का बहुत अच्छा रहा और उन्होंने बहुत खुश हुए, कुछ दोस्त बहुत ही खुश हुए, जो तकलीफ़ों से गुज़रते हैं। तो उन्होंने वो कुछ लोगों ने कनेक्ट भी किया, महसूस कर पाए मेरे दुःख को, जो पिछली ज़िंदगी थी उससे भी और आज की ज़िंदगी में वो लोग मेरे साथ में खड़े हुए हैं। जैसा कि जानते हैं कि कोरोना हो गया था पिछले 2 साल से प्राइड नहीं करवाया गया, तो 2 साल के बाद इस बार 2 जून को दिल्ली विश्वविद्यालय में एसएफआई द्वारा प्राइड कराया गया। उसके बाद कई जगहों पे प्राइड हुई थी। तो ये पूरा मंथ प्राइड का चल रहा है, तो प्राइड का मंथ है, तो इसी प्राइड के मंथ पे ही हमारे साथ बात करने के लिए हैं कबीर मनी, जो एक ट्रांस मेल है, उनसे जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में। कबीर, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। शुक्रिया पूनम, मुझे बुलाने के लिए। अ, कबीर, मेरा पहला सवाल यही है कि आपका लाइफ़स्टाइल जो है, आप एक ट्रांस में ले पूरी लाइफ़ चेंज हुई है। कितनी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी इन सारी चीज़ों के लिए? उम, जी, मैं ट्रांज़िशन अपना करा रहा हूँ और ट्रांज़िशन में हूँ। तो मैं परेशानियाँ लगभग ऐसा नहीं है कि 1 या 2 रही है, ये पूरा ट्रांज़िशन ही परेशानियों से भरा रहा है। उससे पहले की भी ज़िंदगी परेशानी में ही थी और ट्रांज़िशन के बाद कुछ कम नहीं हुआ है, कुछ दूसरी तरह की परेशानियाँ आ गई हैं। तो ट्रांज़िशन से पहले ये था कि अपने आप से क्वेश्चन करना कि ये कैसे संभव है? मेरा लाइक जेंडर रॉन्ग बॉडी में मैं क्यों हूँ? गलत शरीर में क्यों हूँ? और ये कैसे ठीक हुआ जा सकता है? और मैं एक दलित समाज से आता हूँ और ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ही उच्च जात में या उच्च फाइनेंशियली किसी तरह से अर्थव्यवस्था उसमें आते हैं। हम लोग सभी एक मिडल क्लास फैमिली हैं और लोअर मिडल फैमिली क्लास में ही आते हैं कई तरह के चीज़ों में। तो परेशानियाँ थी कि जहाँ पे सिर्फ़ एक पढ़ाई के बाद एक करियर बनाना होता है और शादी होती है और जो परिवार या रिश्तेदारों में रहने का ही एक जो तरीका रहता है, अब उससे एक बिल्कुल अलग हट के एक बात कहना और उसके लिए कोशिश करना कि मुझे उस रास्ते को चुनना है और कुछ बनना अलग बनना है। तो जितना समझाना मेरे लिए मुश्किल था, मुझे लगता है उससे उसको समझना उससे भी ज़्यादा मुश्किल चाहे मेरे परिवार, मेरे दोस्तों और मेरे उस वातावरण के लिए है जो बिल्कुल भी सेक्स एजुकेशन और जेंडर एजुकेशन से बिल्कुल वंचित है। ना स्कूल पे कभी मिली, ना परिवार में वो एजुकेशन है। तो मुश्किल है और अभी भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, करियर के तौर पर और पर्सनल एरिया में भी और जी, तो इन सब से गुज़रना तो पड़ता है। आपको कब फ़ील हुआ कि नहीं, आप कुछ अलग हैं? और जब आपको फ़ील हुआ, तो जब आपने अपने पेरेंट्स को बोला, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? देखिए, अलग तो नहीं बस ये था कि मैं एक गलत शरीर में हूँ और कि जिस शरीर के साथ मैं पैदा हुआ हूँ, जिस सेक्स के साथ मैं पैदा हुआ हूँ ना, वो मेरा सेक्स और मेरा शरीर वो नहीं। तो सेक्स हम लोग जो मेडिकली भाषा में तय करते हैं टाँगों के बीच के हिस्से से, कि आप अगर एक योनि के साथ या वजाइना के साथ पैदा हुए हैं, तो आप लड़की हैं और आप लिंग या पीनस के साथ पैदा हुए हैं, तो आप पुरुष हैं। लेकिन सेक्स वो हो गया सेक्स, हमारा जेंडर दिमाग से है, साइकोलॉजिकली मानसिक तौर पर। आप मानसिक तौर पे जो होना महसूस करते हैं, आप वही होते हैं।
आप एक अच्छा व्यक्ति होना महसूस करते हैं, तो आप अच्छे व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं कि कहीं किसी एक शरीर के किसी हिस्से से ये तय होता है, आपके किसी रंग से ये तय होता है, आपकी किसी बनावट से ये तय होता है। तो मेरा मानसिक सेक्स हमेशा से बहुत क्लियर था कि मैं क्या हूँ और वो उम्र है 4 साल। किसी को लग सकता है बहुत जल्दी है शायद जो है मैं पेशे से एक सेक्स एजुकेटर भी हूँ। तो लेकिन जब मैं सेक्स एजुकेटर नहीं था या जब तक मेरी सेक्स एजुकेशन मुझे नहीं मिली थी, तब भी मुझे पता था कि मैं क्या हूँ। तो ये वो सही अब जब काम में आया तो समझ में आया कि साइंटिफिकली, लॉजिकली 3 से 4 साल की उम्र के अंदर किसी भी व्यक्ति का जेंडर उसके दिमाग में बहुत क्लियर रहता है। चाहे हम हमें लगता है कि वो शायद छोटा एक बच्चा है, वो क्या समझेगा, पर ऐसा है नहीं। तो बच्चा हो या वो 4 साल की उम्र ही होती है, जब आपके जेंडर की आपकी समझ आपके पास आती है और मेरे पास वो समझ थी। पर उस समझ को अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स को बताना कैसे है, ये मुझे नहीं पता था उस समय कि वो कैसे बताना है। और ये बातों-बातों में जी, जी पूनम जी। हाँ, तो जैसे कि आपने कहा कि आपको 4 साल में ही ये रियलाइज़ हो चुका था कि आपका जो सेक्स है वो डिफरेंट है। आप जिस जिस शरीर में है वो एक्चुअली में वो नहीं है, आप कुछ और आपको ये फील आपने ये बात कब अपने पेरेंट्स को बताई? आपने कब सोचा अपने पेरेंट्स को बतानी चाहिए? मैं शायद कोशिश तो मैं सच कहूँ तो मैं बचपन से कर रहा था। शायद मैं 10-12 साल का था, मैं किसी तरह से बता दूँ कि वो कहते हैं जो शब्दों में एक सही भाषा में सेंटेंस बना के दे दूँ, वो नहीं हो पाया लेकिन किसी भी बातों में जैसे कोई एक बात होती थी कि आपने एक अलग तरह के कपड़े पहने हैं या आप अपनी शादी पे क्या पहनोगे, तो वो जो बहस होती थी, तो उस बहस के अंदर या इन बातों में मैंने कई बार कोशिश की और किसी और तरह से पता नहीं की, क्योंकि उस समय पे मेरे पास एक वो एजुकेशन सेक्स एजुकेशन नहीं थी, जेंडर एजुकेशन नहीं थी कि अपनी बात को एक फ्रेम के अंदर समझाना कैसे है। सिर्फ़ ये नहीं कहना था कि मैं अलग हूँ, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का जवाब भी होना चाहिए था। तीसरे का, चौथे का और तमाम तरह की बातों का, वो मेरे पास नहीं था। बहुत समय लग गया इसमें, शायद मैंने ये बात बोली है आज से 2 साल पहले। 2018 में मैंने एज़ अ सेक्स एजुकेटर काम करना शुरू किया। जब मेरी पहली सेक्स एजुकेशन मुझे मिली, जिस मोमेंट मिली, जिस पल मिली, उस पल मुझे मेरे सारे क्वेश्चन जो इतने सालों से कम 20-22 साल से जो क्वेश्चन्स मेरे पास इकट्ठे हो रहे थे, मेरे भी या मुझसे कोई और पूछेगा तो क्या जवाब होगा? वो क्वेश्चन्स मेरे पास थे, वो प्रश्न थे और शायद मैं बोलूँ बहुत लंबी सूची थी। और लेकिन 1 घंटे के एक सेशन ने या 1 घंटे की एक एजुकेशन ने मेरे उन 20-22 साल के क्वेश्चन्स का जवाब मुझे दे दिया और उसके बाद मैंने अपना जो हम कहते हैं कमिंग आउट या अपने परिवार को बताना, वो सब मैंने किया। तो रिएक्शन मैं नहीं बोल क्या एक्सप्रेशन रहा आपके पेरेंट्स का उस टाइम जब आपने कहा कि नहीं मैं ये नहीं वो हूँ? हाँ, तो अ, शायद मैं बोलूँगा कि बिल्कुल ही अजीब, लेकिन हाँ, मुझे एक्सपेक्टेड था। मुझे पूरा था भरोसा कि ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ अलग नहीं हो जाएगा इससे। क्योंकि डिनायल हमारे पास सबसे पहले रहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आपको उस तरह अलग तरह के कपड़े पहनाए, तो वो जवाब ये आया कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला ये कि पॉसिबल नहीं है। मेरा ये कहना कि पॉसिबल है। तो मेरे क्यों हाँ, क्योंकि तुम्हें लगता है तो तुम्हारी वजह तो वो बहस हुई, वो मतलब एक्सेप्ट नहीं करने के जितने लॉजिक होते हैं वो सभी आए। मैंने अपनी मत माताजी को बताया, तो मैंने जब अपने भाई-बहन को बताया तो भाई-बहन मुझसे मेरे छोटे हैं और ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पढ़ रहे तो उनको बताना बहुत आसान रहा। आसान मतलब ऐसा नहीं कि आसान बहुत मैं ईज़ी में बता दिया। आसान ये है कि मैंने उनके लिए कुछ वीडियो और ऐसी ऑडियो जो समझा पाए इस बात को कि ये पूरी स्पेक्ट्रम है क्या? जेंडर स्पेक्ट्रम है क्या? मैंने उनको वीडियो दिखाई, फिर वीडियो के बाद वो कन्वर्सेशन ओपन हो गई, बातचीत हो गई। तो बातचीत हुई, तो वो आसानी से एक रास्ते पे चली गई। ओके, ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन जब बात आई पेरेंट्स की, जब वहाँ पर, तो वो एक्सेप्टेंस बड़ा मुश्किल था क्योंकि एक पीढ़ी का फ़र्क है, एक एजुकेशन का फ़र्क है और मुझे लगता है कि डिनायल अ, अब वो किस वजह से आता है, ये शायद मेरे लिए कहना सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, अभी भी जो पेरेंट्स और बच्चों का क्योंकि मेरी माँ एक सिंगल मदर थी उस समय, क्योंकि मेरे पिताजी 2015 में गुज़र गए थे। उसके बाद मैंने ये बताया, तो वो शायद और सबसे बड़े होने के नाते सबसे बड़ा मैं हूँ घर में और एक बेटी थी जो आज कह रही है मैं बेटा हूँ, तो ये कैसे हो सकता है?
तो वो सपोर्ट सिस्टम तो ऑब्वियसली बात है नहीं मिला। तो और आज भी है, वो आज भी हमारी बहस में रहता है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि मुझे लगता है कि एक्सेप्ट आपको करना होता है सबसे पहले, क्योंकि 20-22-25 साल तो मैंने भी लगाए ना डिनायल में। एक्सेप्टेंस जब तक मैंने भी अपनी नहीं की थी, क्योंकि मैं भी उस सोसाइटी का ही हिस्सा हूँ, जिस सोसाइटी के तमाम जो सोसाइटी का हिस्सा है। जब ट्रांसजेंडर मैंने सुना या ट्रांसजेंडर के बारे में मैंने सोचा, तो मेरे पास भी वही सब इमेजेस, वही सब परिभाषा आई जो बाकी सोसाइटी के पास है। जो हम कहते हैं मिथ्स, जो हमारे जो मिथ्ये हैं, जो सब घूम रहे हैं, जो अंधविश्वास है, वो सब घूम रहा है, तो वो अंधविश्वास मेरे पास भी था। लेकिन पहले मैंने एक समझ ली, एक एजुकेशन ली, उस अंधविश्वास को तोड़ा, हटाया, तब मेरे पास वो समझ आई। लेकिन मेरी माँ या बाकी मेरे भाई-बहन या मेरे कोई समाज, उनके पास भी वो एजुकेशन नहीं है। तो हो सकता है वो वहाँ से आई है, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मिली, तो जब मैंने, क्योंकि मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया था, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, बस मुझे लगा था कि मुझे बताना है। ये मेरी एक अ, ज़िम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, परिवार को। तो मैंने बताया, अब वो एक्सेप्ट करें या नहीं करें, शायद मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अब। एक लड़के आना, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाना, कैसे कॉप अप किया आपने इन सारी चीज़ों? आपने सर्जरी आपने कहा कि आपने अभी 2 साल सॉरी थेरेपी आपने इन 2 सालों में ही ली है। कैसे इन सारी चीज़ों को कॉप अप किया आपने? पूनम जी, मैं बोलूँगा कि अगर मैं ये नहीं कराता ना, तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल था। मैंने हिम्मत अपने लिए ट्रांज़िशन चेंज करा के हिम्मत नहीं दिखाई है। हिम्मत मेरी थी कि मैं अगर ऐसे ही रहता, वहाँ मेरी हिम्मत चाहिए थी, और मुझ पे शायद इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपना मैं दम घुटकर मैं उस गलत शरीर के साथ तमाम अपनी ज़िंदगी गुज़ार दूँ। मेरे पास अब वो हिम्मत थी नहीं। 27, 25-26 साल ऐसे निकाले हैं, पर और शायद मैं नहीं कर सकता था। तो जब मैंने जिस दिन पहले दिन से अपना हार्मोन थेरेपी, जो हमारा ट्रांज़िशन का जो पहला स्टेप है, वो लिया, तो शायद बहुत राहत मिली, बहुत राहत मिली। और हर दिन शायद अब जितने भी मेरे शरीर में जो बदलाव हैं, वो बदलाव नहीं मैं बोलूँगा, वो शरीर जो मुझे चाहिए, जो मेरा है, मुझे मैं उसके और करीब आता जा रहा हूँ हर दिन। चाहे वो आपके बाहरी चेंजेज़ हैं जो दिख रहे हैं वो हैं, चाहे वो आपके अंदरूनी हैं, वो अंदरूनी भी हैं, बाहरी भी हैं, मानसिक भी हैं, इमोशनली भी हैं। तो पूरा का पूरा मेरा उस ट्रांज़िशन ने, शायद मैं बोलूँगा, मेरी ज़िंदगी को अब लाके ट्रैक पे खड़ा किया है, और शायद मैंने जीना अब शुरू किया है। आज से पहले तो मैं जी ही नहीं रहा था। आज से पहले बस मेरी ज़िंदगी कहाँ चल रही थी मुझे खुद ही नहीं पता। तो ताकत तो उसको जीने में थी, उस ज़िंदगी को जो मेरी नहीं थी। इस ज़िंदगी को जीने में ताकत नहीं लगी, इस ज़िंदगी को जीने में तो बस मुझे लग रहा है खुशी है। ड्रेस को लेकर आपको क्या बाद में प्रॉब्लम होने लगी जब आपने थेरेपी लेना शुरू कर दी? मतलब एक जो कॉस्ट्यूम है उसके बाद एक बॉय वाले कॉस्ट्यूम में पूरा आना, क्या उस वक़्त पूनम जी, ये है कि जो स्कूल की जो यूनिफ़ॉर्म है, वो तो शायद मैं नहीं चेंज कर पाया। स्कूल की यूनिफ़ॉर्म मेरी वही रही जो लड़के और लड़कियों की जो यूनिफ़ॉर्म होती है, हम लोग अलग-अलग यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं, वो मैंने स्कूल टाइम में पहनी है। और मैंने ब 12वीं के बाद, जब स्कूल के बाद मैंने टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया, उसमें वो कहते हैं ना, स्कूल यूनिफ़ॉर्म एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, आपकी पर्सनैलिटी से वो एकदम चिपक जाता है। तो स्कूल के समय में उस वो यूनिफ़ॉर्म से मुझे बहुत परेशानी थी। और पूरे दिन की उधेड़-बुन उस यूनिफ़ॉर्म में ही लगी रहती थी कि ये क्यों पहना है, ये ऐसा क्यों है, या मेरा नाम ये क्यों है, ये अलग-अलग लड़का-लड़की क्यों है और मैं तो ये नहीं हूँ, कैसे बताऊँ, कैसे नहीं, किसी टीचर को समझ में आ जाए। तो पूरा स्कूल तो इसी उधेड़-बुन में चला गया। स्कूल के बाद जब मैंने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, तो वहाँ पे यूनिफ़ॉर्म की एक और डिग्री बढ़ गई कि वहाँ पे मुझे सूट और दुपट्टा पहनना पड़ा। तो वो तो मैं नहीं चेंज कर पाया, मतलब वो इतना बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, और ख़ास तौर पे वो 12वीं के बाद वो सूट पहनना। तो उसको मैंने अपने तरह से सिलवा लिया था कि थोड़ा-सा मुझे राहत महसूस हो। लेकिन उसके अलावा ना, मैंने कभी भी अपने घर में, क्योंकि घर में एक मर्ज़ी थी, आप कपड़े चुन सकते थे। मैंने कभी भी कोई भी ऐसा फ़ेमिनिन क्लॉथ नहीं पहना, फ़ेमिनिन कपड़े नहीं पहने कभी भी। मैंने हमेशा वो कपड़े पहने जो मुझे चाहिए थे। तो मैं क्रॉस ड्रेसर हमेशा से था, कि हाँ, एटलीस्ट मुझे यहाँ तो राहत मिले। पर ऐसा कई बार होता था कि कभी कोई त्योहार है, शादी है, तो माता-पिता ज़बरदस्ती फ्रॉक या सूट दिलाते थे, और
मुझे वो नहीं पहननी होती थी। तो कई बार मार भी पड़ती थी, रोना-धोना बहुत होता था और शायद 1-2 बार मैंने बचपन में पहने भी हैं। जब तक मेरा खुद पर ज़ोर नहीं चला, वो शायद उम्र 10-12 तक की थी। लेकिन जिस पल से मेरा ज़ोर चला, मैंने कोशिश ये की है और मैं पहनता गया हूँ कि वही कपड़े पहनने हैं जो मुझे भाते हैं। क्योंकि जो वो मुझे पहनने थे, स्कूल में तो नहीं कर पाया और उसके चैलेंज भी रहे और कॉलेज के बाद जो वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम था, अब ये है कि अब ये है कि अब तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, ट्रांज़िशन है और कपड़े हैं। तो शायद मैं बोलूँगा अब मुझे मेरा होना एहसास होता है कि अपना खुद का होना क्या होता है। कोई मुझे पूछेगा तो मैं बता पाऊँगा कि अपना होना क्या होता है। और कई दफ़ा हम किसी जो कि सिस जेंडर है, सिस वुमेन या मेन है, उनको देख के बड़ा ताज्जुब होता है मुझे और शायद मैं उनको आइडलाइज़ करता हूँ कि इनको खुद अपने शरीर के साथ होना और उसे महसूस करना, जिस सेक्स के साथ आप पैदा हुए हो, वही सेक्स आपका है, वो साइकोलॉजिकली, उसके साथ जीना, कितना आसान होता है और अ, कितना खुशी देता होगा। तो इस तरह की तमाम तरह की बातें मेरे मन में आती रहती हैं। खुश हूँ मैं अब। आपने कहा कि आप खुश हैं, आपने थेरेपी ली है, अब आप पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, कुछ और थेरेपी बात करेंगे। फ्रेंड सर्कल में आपकी कैसी सिचुएशंस रही जब आपने ये डिसाइड किया कि आप जाएँगे और थेरेपी लेंगे और अपनी लाइफ को चेंज कर देंगे और ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है, 2 साल पहले की आप बात बता रहे हैं। तो यंग होंगे जब आपने ये तो फ्रेंड्स का आपका कैसा रिएक्शन रहा इस बारे में? देखिए, फ्रेंड्स का तो मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम शायद जो रहा है, वो दोस्तों का ही रहा है। जो कुछ दोस्त थे जो वाक़ई में जो हम कहते हैं जो दोस्त होते हैं, वो दोस्त रहे वो बहुत खुश हुए और उन्होंने बाहें फैलाकर स्वागत किया जिस पल से मैंने अपना नाम बदला कि मेरा नाम ये है और मेरे प्रोनाउंसिएशंस ये हैं। तो कई बार गड़बड़ी करते हैं बोलने में लेकिन वापस आते हैं और चेंज करते हैं। तो दोस्तों का बहुत बड़ा एक साथ रहा है मेरी ज़िंदगी में और जब मैं आज किसी भी क्षेत्र में अगर मैं आगे हूँ और मुझे वो सपोर्ट सिस्टम दोस्तों की तरफ से मिलता ही आया है। कुछ दोस्त हाँ, अभी भी थोड़े से उधेड़-बुन में हैं कि कैसे करना है, ये कैसे हुआ? वो हाउ उनके पास का आंसर नहीं है, कैसे का आंसर नहीं है शायद उनको समय लगेगा अभी समझने में लेकिन स्टिल वो है साथ में और वो अ, शायद मेरी खुशी में जो उनकी खुशी है वो झलकती है और दोस्तों का बहुत अच्छा रहा और उन्होंने बहुत खुश हुए, कुछ दोस्त बहुत ही खुश हुए कि क्योंकि जिनको समझ थी कि ये एलजीबीटीक्यू है पूरा होल स्पेक्ट्रम क्या है और जो लोग इसके साथ रहते हैं, जो तकलीफ़ों से गुज़रते हैं, तो उन्होंने वो कुछ लोगों ने कनेक्ट भी किया, महसूस कर पाए मेरे दुःख को, जो पिछली ज़िंदगी थी उससे भी और आज की ज़िंदगी में वो लोग मेरे साथ में खड़े हुए हैं, तो दोस्तों का बहुत बड़ा साथ है और अ, हमेशा से रहा है। आपने एलजीबीटीक्यू की बात की है जैसे कि बहुत सारे अधिकार मिल चुके हैं, थर्ड जेंडर का अधिकार मिला हुआ है अपना 2014 के बाद से। हुँ। क्या आपको लग रहा है जो अधिकार मिल चुके हैं, उसका सही से इस्तेमाल हो पा रहा है? अ, नहीं देखिए, जो 377 जो एक आया था कि है अब वो होमोफोबिक सोसाइटी जो है, अब वो एक मुजरिम नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाएगा। पहले तो ये था, जब वो लॉ नहीं आया था कि उससे पहले कि अगर सेम सेक्स के 2 लोग व्यक्ति आपस में बैठे हैं, तो वो एक मुजरिम थे। वो मर्डर जो है उसके बिल्कुल उसके वैसे ही थे और उनको जेल में डाल दिया जाएगा और उनको बहिष्कार कर दिया जाएगा, तमाम तरह की गलत बातें सुनने को मिलेगी। अब बस वो हटा है, ठीक है? कि अब आप मुजरिम नहीं हो। लेकिन चेंजेज़ क्या आए हैं? चेंजेज़ नहीं आए हैं। अगर हम बात करें कि 377 के अंदर सेम सेक्स की बात आई है कि सेम सेक्स जो रिलेशनशिप है। अब जो ट्रांस है, आपका लिए अगर मैं बोलूँ कि ट्रांसजेंडर सुनते ही क्या आपके दिमाग में पहले आया? क्या आता है? लोगों के दिमाग में आता है हिजड़ा, किन्नर, छक्का। लेकिन ये ट्रांसजेंडर का मतलब ये नहीं है। किन्नर, छक्का या हम बोलें कि जो ये कम्युनिटी है, हिजड़ा कम्युनिटी जो है किन्नर कम्युनिटी ये एक संस्कृति है। यहाँ पे रहने का और ज़िंदगी चलाने का एक तरीका है, जो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। अगर हम आज आर्मी में जाके मैं एक जॉइन कर लूँ, कोई भी करे, तो वहाँ पे ज़िंदगी जीने का एक तरीका है, जो फ़ॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही किन्नर जो संस्कृति है, वो एक तरीका है, किन्नर कोई व्यक्ति नहीं होता है। तो बदलाव सिर्फ़
कागज़ों में ज़रूर हुआ है, लेकिन बदलाव असलियत में नहीं हुआ है। ट्रांस कम्युनिटी के लिए जो जेंडर सेंसिटाइजेशन है, जो एजुकेशन है और ये बेसिक सेक्स एजुकेशन है जो कि किताबों में होनी चाहिए, स्कूल में होनी चाहिए। क्योंकि जितनी ज़रूरत मुझे है, जितनी ज़रूरत ट्रांस के बच्चे को है, उतनी ज़रूरत इस सोसाइटी को भी तो है। वो बच्चा किसी परिवार का ही तो है। वो बच्चे के कोई माता-पिता भी हैं, दोस्त भी हैं, उसके पड़ोसी भी हैं, तो उन्हें भी तो समझना है। उस बच्चे के लिए सुनो, उस बच्चे को तो जब एजुकेशन मिलेगी, मिलेगी या वो जब ले पाएगा, लेकिन उन माँ-बाप का क्या? उस परिवार का क्या? उस रिश्तेदारों का क्या जिन्होंने ये कभी एजुकेशन लेने के बारे में सोचा भी नहीं या मिली भी नहीं। तो चेंजेज़ अधिकार के नाम पे लिख दिए हैं, पर मैं सही मायनों में बताऊँ कि उस बिल का सिर्फ़ एक वो कागज़ी एक रह गया है कि आप बस क्रिमिनल नहीं हो। और ये ना अलग-अलग चीज़ें हैं। ये अलग है, बायसेक्सुअल अलग है, इंटरसेक्स अलग है और ट्रांस अलग है। अब आप इसको मिक्स करके आपने ट्रांस को तो मिक्स कर दिया ओबीसी में। तो जो बनाने के लिए जो रूल रेगुलेशन ये बैठे हैं, जिन्होंने बिल बनाया है, उनके पास बेसिक समझ एलजीबीटीक्यूआई की है ही नहीं। और जब आपके पास किसी भी एरिया की समझ नहीं होगी, आप उसके बारे में जो भी जभी भी आप कभी कुछ चाहे रूल्स बनाएँगे या बिल बनाएँगे, वो संभवतः वो सही नहीं बनेगा। तो बहुत खामियाँ हैं और ऐसा नहीं है कोई राइट मिल गए हैं। बेसिक राइट तो ये है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी जात से, किसी रंग से, किसी भी सेक्सुअल मामले में अगर वो अलग है, तो कैसे किसी व्यक्ति के कोई अधिकार कम हो सकते हैं? पहला तो क्वेश्चन यही है कि है तो अगर एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी तो एक इंसानों की ही है ना, ह्यूमन ही है और देश के ही नागरिक है, तो उनके अधिकार अलग कैसे हो जाते हैं? या उनको कुछ कुछ अधिकारों से वंचित कैसे रख दिया जाता है? पहला म और आखिरी क्वेश्चन शायद मेरा यही है। आपने कहा कि आप एक सेक्स एजुकेटर भी हैं। तो जब आप ये एजुकेशन देते हैं, तो क्या लोग इसका अपोज़ करते हैं कि आप खुद एक ट्रांसजेंडर है और आप सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल करते हैं। बहुत से स्कूल जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने तो ट्रांज़िशन 2 साल से शुरू किया है। उससे पहले से मैं जब ये सेक्स एजुकेशन देता था, तो हर जगह मैंने अपने बारे में नहीं बताया था और मैं 2018 से ये काम कर रहा हूँ। तो अब लेकिन ऐसा है मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक वर्कशॉप ली है जहाँ पे पूरे मैंने सेक्स एजुकेशन, जेंडर एजुकेशन ली। उसके बाद मैंने वहाँ बताया कि जो भी मैंने आपको बताया, जो हम बातें सुन रहे थे, मैं एक जीता जागता उदाहरण वही हूँ, मैं एक ट्रांस मैन हूँ। तो लोग बेहद खुश हुए और वो जितने उनके मिथ्य थे, वो जो भ्रम थे सारे दूर हुए, जो तमाम तरह की धारणाएँ थी वो दूर हुई, काफ़ी बातचीत हुई और कितने ही पेरेंट्स ने मुझे अपने बच्चों की बात बताई जिसमें से कम 30 लोगों में से 4 पेरेंट्स निकले जिनके बच्चे ट्रांस बच्चे हैं और आज तक वो नहीं समझ पा रहे उनको और उनको मार-पिटाई हो रही है, उनको भला-बुरा कहा जा रहा है। पर जब मैंने बताया तो वो लोगों ने सुना और समझा और मेरे साथ शेयर की। तो सेक्स एजुकेशन तो बेसिकली चाहे आप ट्रांस हो या आप नॉर्मल भी हो सिस भी हो, तब भी कुछ स्कूल वाले आपको मना कर देते हैं, कुछ स्कूल में आपको अलाउ नहीं करते। बहुत से प्राइवेट नामचीन स्कूलों ने हमें मना किया है कि सेक्स एजुकेशन हम नहीं दे सकते, हमें परमिशन लेनी पड़ेगी पेरेंट्स की। कुछ पेरेंट्स ने इसका अपोज़ किया कि ये बातें नहीं बतानी। सेक्स एजुकेशन नहीं होने से चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का जो रेट है हमारे देश में, वो इतना है कि हर 15 मिनट में हमारे देश में एक बच्चे के साथ रेप हो जाता है। और इसकी एक ही कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। और सेक्स एजुकेशन का नाम सुनते ही ना हमारे दिमाग में बड़ी अजीब-अजीब तरह की बातें आ जाती हैं। बेसिकली ये कोई तो समय नहीं है, ये तो बताना भी नहीं होता, ये तो अपने आप पता लग जाता है। बेसिक सेक्स एजुकेशन का मतलब ये है कि बॉडी साइंस, आपके अपने बॉडी के कुछ क्षेत्र के बारे में, शरीर के हिस्सों के बारे में पता होना चाहिए, किस क्षेत्र पे हाथ लगाया जा सकता है किसी दूसरे का, किसका नहीं। और कुछ बॉडी के कुछ हिस्सों पे अगर कोई हाथ लगाता है या कुछ गलत तरह की हरकतें करता है, जो हम बताते हैं कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, कौन हाथ लगा सकता है और कौन नहीं, कब, कहाँ, कैसे। ये अगर होता है तो इसे अब्यूज़ कहते हैं। मेरा आखिरी सवाल है आपसे आपने काफ़ी लंबे टाइम से आप जॉब भी कर रहे हैं। जी। जॉब के दौरान ही आपने अपना थेरेपी भी ली है। जब चेंज हुआ सब कुछ, ऑफ़िस में एक माहौल आपके लिए चेंज हुआ होगा, चीज़ें बदली होंगी, ड्रेसिंग सेंस से लेकर बाकी चीज़ें भी। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके हमें बताएँ कि आपको कितनी दिक्कत हुई थी? क्योंकि फैमिली
फ्रेंड्स ठीक है वो आपके साथ एडजस्ट कर दे, बट ऑफिस के लोग जो आपके खुद के कलीग भी होते हैं, कई लोगों के साथ आपका कंपटीशन, ऐसे में कितनी मतलब प्रॉब्लम हुई आपको? पूनम जी, मैं बोलूँगा शायद मैं इस मामले में मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मुझे मेरा जो मेरी सेक्स एजुकेशन मिली है ना, वो मेरे मेरे ऑफ़िस से ही मिली है। तो 2018 में मैंने एक एनजीओ जॉइन किया था, परवरिश केयर्स फाउंडेशन, दिल्ली में, जहाँ पे कैंपेन चलता था आओ बात करें, जिसमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में सेक्स एजुकेशन और इस टैबू टॉपिक्स पे बात होती थी। तो पहले मेरी भी मिली, मुझे भी मिली। तो जब मुझे वो एजुकेशन मिली, जब मैंने एज़ अ एजुकेटर जॉइन किया अपने आप को और 1 साल के बाद मैंने अपने ऑफ़िस में बताया अपने बारे में, तो शायद जो मुझे सपोर्ट सिस्टम जो मिला था ना पहला, वो मेरे ऑफ़िस से ही मिला था। तो बहुत-बहुत धन्यवाद कबीर अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कबीर मनी जो हमें बता रहे थे कि कबीर जो है अब एक अच्छी लाइफ़ जी रहे हैं, अच्छी सेटल लाइफ़ है, जॉब कर रहे हैं और अपने आप को एक्सेप्ट कर चुके हैं और इनकी फैमिली ने भी एक्सेप्ट कर लिया और आज ये कबीर लोगों को सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं ताकि लोग जान पाएँ कि वो क्या है, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो कबीर आपने अपना समय दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू पूनम जी।